क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी धीरे धीरे अमीर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात खून पसीना बहाने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। सालों की मेहनत के बाद भी बैंक बैलेंस वैसा का वैसा रहता है और ये देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो दोस्तों, मैंने बरसों तक इस पैटर्न को स्टडी किया है और आज मैं आपको बता रहा हूं कि अमीर लोग ना तो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ना उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कुछ खास पैसों के जालों से बचकर निकल जाते हैं, जिनमें हम आम लोग बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। और आज मैं आपके साथ ऐसे 12 जाल शेयर कर रहा हूं जो चुपचाप आपकी दौलत को चूसते रहते हैं और आपको फाइनेंशियली एक ही जगह घुमाते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि मैं आपको बताऊंगा कि इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि दौलत बनाना सबसे ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि जो कमाया है उसे बचाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना असली खेल है। इनमें से कुछ बातें आपको चौंका सकती हैं और 7वां नंबर तो मुझे खुद हैरान कर गया था, क्योंकि वो शायद अभी आपके घर के बाहर खड़ी है। चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं और ये हर साल लाखों भारतीय परिवारों को प्रभावित करता है। देखिए, मैं समझता हूं कि शादी जिंदगी का सबसे खास मौका होता है और आप चाहते हैं कि वो यादगार बने, लेकिन यहाँ क्या होता है कि भारत में एक औसत मध्यम वर्गीय शादी पर 15 से 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और बड़े शहरों में तो ये आंकड़ा 50 लाख से भी ऊपर निकल जाता है। अब सोचिए, ये एक दिन का जश्न नहीं रहा, ये तो किसी घर की डाउन पेमेंट है। ये 10 साल की सिप है जो कंपाउंडिंग से करोड़ों बन सकती थी। ये वो फाइनेंशियल स्ट्रेस है जो नई जिंदगी की शुरुआत में ही आपके कंधों पर बोझ बन जाती है। मैं एक कपल को जानता हूं जिन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने शादी से 3 महीने पहले बैठकर खुद से एक कठिन सवाल पूछा कि इस दिन के बारे में हम असल में क्या याद रखना चाहते हैं, और जवाब था अपने प्यारे लोगों के साथ का वक्त, न कि वेन्यू या सजावट। तो उन्होंने गेस्ट लिस्ट आधी कर दी, वीकडे में शादी रखी जिसकी बुकिंग बहुत सस्ती थी और पूरा खर्चा कैश में किया। कोई लोन नहीं, कोई ईएमआई नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, और जो पैसे बचे उनसे उन्होंने 20 लाख का इमरजेंसी फंड बनाया और 6 महीने बाद अपना पहला घर खरीद लिया। यही तो फर्क है, एक खूबसूरत शादी जो आपकी जिंदगी कर्ज में शुरू करवाए या एक मीनिंगफुल सेलिब्रेशन जो आपके भविष्य को रफ्तार दे। वेडिंग इंडस्ट्री आपको महसूस कराएगी कि आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन सच ये है कि आपको बस अपनी जिंदगी फाइनेंशियल सुकून के साथ शुरू करनी है, प्रेशर के साथ नहीं। दूसरा नंबर बहुत पर्सनल है और मैं जानता हूं कि हम फर्टिलिटी और आईवीएफ की बात कर रहे हैं। परिवार शुरू करना सबसे इमोशनल सफर है और जब आप बच्चा चाहते हैं और नेचुरली नहीं हो पा रहा, तो जो भी करना पड़े करने की चाहत बहुत तेज होती है। लेकिन असलियत ये है कि भारत में एक आईवीएफ साइकिल की कीमत 2 से 5 लाख रुपए होती है। दवाइयां अलग से 50,000 से 1.5 लाख और ज्यादातर लोगों को एक से ज्यादा बार ट्राई करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईवीएफ मत कराओ, मैं ये कह रहा हूं कि डेस्परेशन में ऐसा कर्ज मत लो जो बच्चे के आने के बाद भी सालों तक आपके परिवार को स्ट्रेस में रखे। शुरू करने से पहले सांस लो और प्लान बनाओ। चेक करो कि आपकी कंपनी के इंश्योरेंस में फर्टिलिटी बेनिफिट्स हैं या नहीं, क्योंकि अब कई कंपनियां ये कवर कर रही हैं। कम से कम 2-3 क्लिनिक से डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट लो और एक अलग सेविंग्स अकाउंट बनाओ सिर्फ इसी के लिए। सोचो, घर बनाने से पहले आप पूरी लागत और पेमेंट का प्लान बनाते हो, वैसे ही यहाँ भी करो, क्योंकि आपका होने वाला बच्चा ऐसे माता पिता का हकदार है जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना डूबे हों। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, इनमें से कितने पॉइंट्स पर आप सिर हिला रहे हो? अगर कुछ आपके दिल को छू गया तो नीचे कमेंट में नंबर लिखो और साथ में लिखो गिल्टी। कोई जजमेंट नहीं है, हम सब मिलकर सीख रहे हैं। और सच बताऊं तो आपका कमेंट शायद किसी और को एहसास दिलाए कि वो अकेले नहीं हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं चाइल्ड केयर का सरप्राइज। एक तस्वीर दिखाता हूं। आप अपने पहले बच्चे की उम्मीद में हो, हॉस्पिटल के बिल के लिए सेव कर लिया, पालना खरीद लिया, नर्सरी सजा ली, आपको लगता है तैयारी हो गई, और फिर असलियत सामने आती है। भारत में अच्छी क्रैश या डे केयर की फीस महीने की 15 से 30 हजार तक जाती है और ये सालाना 1.5 से 3 लाख हो जाती है। ये तो जैसे एक और किराया देना शुरू हो गया हर महीने। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक बार का खर्चा नहीं है, ये 1 साल का भी नहीं है, ये अगले 4-5 साल का आपका नया बेसलाइन है।
जो परिवार इसे अच्छे से हैंडल करते हैं वो बच्चे के पैदा होने तक का इंतजार नहीं करते, वो प्रेगनेंसी के दौरान ही डे केयर की वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा देते हैं। वो एक रियलिस्टिक बजट बनाते हैं जिसमें पहले साल की सैलरी का 25 से 30% चाइल्ड केयर के लिए रखा जाता है। और ये बात कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुननी पड़ेगी कि आपको बाकी चीजें काटनी पड़ेंगी। वो OTT सब्सक्रिप्शंस हटाओ, वो रोज की कॉफी शॉप की आदत छोड़ो, घर पर बनाओ। वो वीकेंड ब्रांच अब महीने में एक बार होंगे, हफ्ते में नहीं। मुझे पता है ये सख्त लगता है, लेकिन इसका विकल्प क्या है? 24% इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड का कर्ज जो टेम्पररी खर्चे को परमानेंट फाइनेंशियल डैमेज में बदल देता है। आपके बच्चों को आपकी मौजूदगी चाहिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें स्ट्रेस्ड और बिलों में डूबे माता पिता नहीं चाहिए। जो हमें चौथे नंबर पर लाता है, और ये थोड़ा असहज करने वाला है लेकिन जरूरी है, रिलेशनशिप मनी डिस्कनेक्ट। ये सुनना शायद अच्छा ना लगे, लेकिन फाइनेंशियली मिसअलाइंड रिलेशनशिप में रहना सबसे महंगे फैसलों में से एक है। भारत में एक आपसी सहमति से तलाक की लागत 50,000 से 2 लाख तक होती है, लेकिन जब बच्चे शामिल हों और मामला कॉम्प्लिकेटेड हो तो लाखों करोड़ों रुपए वकीलों की फीस में, बटी हुई प्रॉपर्टी में और ऑनगोइंग पेमेंट्स में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्ते के फैसले सिर्फ पैसे के आधार पर लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये आपके दिल और दौलत दोनों की रक्षा करता है। प्रीनप या पोस्टनप को तलाक की प्लानिंग मत समझो, इसे अपनी शादी के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझो। ये वैल्यूज, गोल्स और पैसे को साथ में कैसे हैंडल करें, इस पर बातचीत है। जो काम करता है वो ये है जॉइंट अकाउंट, शेयर्ड खर्चों के लिए, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट पर्सनल खर्चों के लिए। महीने में 20 मिनट की मनी मीटिंग, जहां आप गोल्स, कर्ज और आने वाले खर्चों को साथ में रिव्यू करो। कोई जजमेंट नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, बस पार्टनरशिप। जो कपल्स असली दौलत बनाते हैं वो मनी कन्वर्सेशन से भागते नहीं, वो उसमें झुकते हैं। उन्हें पता है कि फाइनेंशियल अलाइनमेंट का मतलब एक जैसी इनकम या खर्च की आदत नहीं है। इसका मतलब है भविष्य के लिए एक ही विजन और उस तक पहुंचने के लिए साथ मिलकर काम करना। आज रिश्ते को मजबूत करने में लगाया हर रुपया कल उसे सुलझाने में खर्च होने से बच जाता है। जरा रुको, यहां सच बताओ, इनमें से किस चीज से तुम खुद गुजरे हो? शायद तुम हो, शायद तुम्हारे माता पिता हो, शायद कोई करीबी हो। नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। कभी कभी बस लिखने से चीजें साफ दिखने लगती हैं। और भरोसा करो, तुम्हारा अनुभव शायद वो है जो आज किसी और को सुनने की जरूरत है। अब 5वें नंबर की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड रोटेशन साइकिल। क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स करते हैं, बल्कि वैसे जैसे असली लोग इसे यूज करते हैं। भारत में औसत क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 18 से 36% सालाना है, और स्टोर कार्ड्स पर तो और भी ज्यादा। ये कोई छोटा सा चार्ज नहीं है, ये एक वेल्थ डिस्ट्रक्शन मशीन है जो आपकी जिंदगी के बैकग्राउंड में चुपचाप चलती रहती है। आमतौर पर ऐसा होता है, एक महीने कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया तो बैलेंस कैरी कर लिया, कोई बात नहीं, अगले महीने पे कर देंगे। लेकिन अगला महीना अपने सरप्राइज लेकर आता है, और इससे पहले कि आप समझो, आप हर साल हजारों रुपए इंटरेस्ट में दे रहे हो, सिर्फ वही खड़े रहने के लिए जहां थे। अब इसे एक अलग नजरिए से देखो और समझो कि असली बदलाव कहां से आएगा। हर रुपया जो तुम क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट में देते हो, वो रुपया है जो तुम्हारे लिए काम कर सकता था। अगर तुम हर महीने 5,000 रुपये इंटरेस्ट में दे रहे हो, तो ये साल के 60,000 हैं जो हमेशा के लिए गया। इसे 10 साल के लिए 12% रिटर्न पे सिप में लगाते तो ये 11 लाख से ज्यादा होता, जो तुमने यूं ही फेंक दिया। विकल्प सीधा है लेकिन आसान नहीं है। हर महीने पूरा स्टेटमेंट बैलेंस चुकाओ, और अगर अभी ये नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दो, जब तक ये करने की हालत में ना आ जाओ। एवलांच मेथड यूज करो, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला कर्ज पहले चुकाओ, या स्नोबॉल मेथड अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल जीत चाहिए। भारत में कुछ बैंक 0% बैलेंस ट्रांसफर ऑफर करते हैं, तो अगर क्वालिफाई करते हो तो लो, लेकिन सिर्फ तभी जब प्रमोशनल पीरियड खत्म होने से पहले चुकाने का पक्का प्लान हो। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड सुविधा का टूल होना चाहिए, परमानेंट कर्ज का सोर्स नहीं। ये शिफ्ट करो और देखो तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रेस कैसे कम होता है।
छठा नंबर नया जाल है, लेकिन लोगों को तेजी से फंसा रहा है, बाय नाउ पे लेटर का चक्कर। 4 आसान किश्तें, कोई ब्याज नहीं, बस बांट लो और भूल जाओ। लेकिन तुम भूलते नहीं हो, क्योंकि जब तक 3 किश्तें भरी होती हैं तब तक तुमने 3 और BNPL खरीदारियां साइन अप कर ली होती हैं। भारत में सिंपल, लेजी पे, जेस्ट मनी जैसी सर्विसेज तेजी से बढ़ रही हैं और RBI की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40% यूजर्स ने पिछले साल कोई ना कोई पेमेंट मिस की। मुझे पता है BNPL क्यों टेम्पटिंग है, क्योंकि ये मैनेजेबल लगता है। ऐसा लगता है कि तुम असल में पैसे खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि कोई क्रेडिट चेक, कोई फॉर्मल कर्ज नहीं, स्टेटमेंट पर कोई डरावना नंबर नहीं। लेकिन तुम्हारे बैंक अकाउंट को तुम्हारी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। जब 5 अलग अलग BNPL पेमेंट एक ही हफ्ते में आ जाती हैं, साथ में किराया, साथ में बिजली, पानी और बाकी सब, तो अचानक तुम ओवरड्राफ्ट में हो और ऊपर से फीस भर रहे हो। नियम जो तुम्हें सेफ रखेगा वो ये है कि एक समय में सिर्फ एक BNPL एक्टिव रखो, सिर्फ जरूरी चीजों के लिए यूज करो, और तभी जब पूरी रकम पहले से अलग अकाउंट में रख चुके हो। BNPL को चाकू की तरह समझो, सही मकसद के लिए ध्यान से इस्तेमाल करो तो काम का है, लापरवाही से या बार बार इस्तेमाल करो तो खतरनाक है। और ये कंपनियां तभी पैसा कमाती हैं जब तुम ट्रैक खो दो, इसलिए ऐसा मत होने दो। 7वां नंबर, और ये चालाक है क्योंकि बेहद मामूली लगता है, सब्सक्रिप्शन क्रीप। 50 रुपए यहाँ, 99 वहां, बस स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, सबके पास होती हैं। लेकिन असलियत दिखाता हूं। आज के दौर में एक औसत भारतीय नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम मिलाकर हर महीने 1000 से 1500 रुपए खर्च कर रहा है, और ये सिर्फ स्ट्रीमिंग है। इसके अलावा वो जिम मेंबरशिप जो 6 महीने से यूज नहीं की, वो ऐप सब्सक्रिप्शन जो भूल गए, वो फ्री ट्रायल जो कैंसिल नहीं किया, वो मील किट सर्विस जो एक बार अच्छी लगी थी, सब मिलाकर साल के 10 से 15 हजार हो जाते हैं, और 10 साल में इसे सिप में लगाते तो 2.5 से 3 लाख होते। ये पॉकेट चेंज नहीं है, ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये रिटायरमेंट का 1 साल है। एक काम करो, अभी अपने पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट निकालो, हर रिकरिंग चार्ज हाईलाइट करो और जोड़ो। मैं गारंटी देता हूं कम से कम 3 ऐसे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे जो या तो यूज नहीं करते या याद ही नहीं कि साइन अप किया था। एक्शन प्लान ये है कि हर 3 महीने में सब्सक्रिप्शन ऑडिट करो, जहां एड सपोर्टेड प्लान मिले वहां डाउनग्रेड करो, क्योंकि कुछ एड देखना 400 रुपए महीना बचाने के लायक है। और फ्री ट्रायल साइन अप करते ही कैंसिल कर दो, कैलेंडर रिमाइंडर लगाओ। मकसद जिंदगी से सारी खुशी खत्म करना नहीं है, बल्कि जो असल में वैल्यू करते हो उसके लिए पे करना, और बाकी सब जो चुपचाप अकाउंट खाली कर रहा है। 8वां नंबर, अपग्रेड एडिक्शन। तुम्हारा फोन ठीक काम करता है, लेकिन नए में कैमरा 5% बेहतर है तो अपग्रेड कर लो। लैपटॉप 3 साल पुराना है लेकिन परफेक्ट चलता है, पर नया मॉडल पतला है तो अपग्रेड कर लो। टीवी 32 इंच का है और बढ़िया है, पर 43 अच्छा रहेगा तो अपग्रेड कर लो। यहाँ जो हो रहा है वो ये कि तुम हजारों रुपए जला रहे हो ऐसी छोटी मोटी इंप्रूवमेंट के पीछे, जो तुम्हारी जिंदगी असल में बेहतर नहीं करती। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसने 10 साल में फोन पर कितना खर्च किया ये कैलकुलेट किया। हर साल अपग्रेड करता था, टोटल 4.5 लाख रुपए, जबकि उसका कॉलीग हर 3-4 साल में फोन लेता था और 1.5 लाख से कम खर्च हुआ। सेम फोन एक्सपीरियंस, 3 लाख का फर्क। जवाब ये नहीं कि कभी अपग्रेड मत करो, बल्कि अपग्रेड साइकिल 3-4 साल का करो। जब करो तो पिछले साल का मॉडल या रिफर्बिश्ड वर्जन लो। लैपटॉप के लिए बैटरी बदलवाओ या रैम बढ़वाओ। पूरी मशीन बदलने के बजाय टेक्नोलॉजी कंपनियां अरबों कमाती हैं तुम्हें ये भरोसा दिलाकर कि नया मतलब बेहतर। लेकिन बेहतर किसके लिए? तुम्हारे बैंक अकाउंट के लिए तो नहीं। जो अमीर लोग मैं जानता हूं वो हर चीज का लेटेस्ट लेकर नहीं घूम रहे। वो डिवाइस यूज कर रहे हैं जो काम करते हैं और फर्क इन्वेस्ट कर रहे हैं। खुद से ईमानदार रहो, तुम्हें अपग्रेड चाहिए या तुम बस चाहते हो? क्योंकि एक बार ठीक है, सेव करो, कैश में लो, लेकिन करंट फील करने के लिए फाइनेंस मत करो। 9वां नंबर बड़ा है, सच में नई कार का जाल। नई कार में कुछ जादुई है, वो खुशबू, पहले मालिक होने का एहसास, शोरूम से निकलने का वो पल। लेकिन जैसे ही तुम शोरूम से निकलते हो तुरंत लाखों की वैल्यू गिर जाती है। और भारत में अब एवरेज नई कार 10 से 15 लाख की है। एसयूवी लो तो 20-25 लाख। ये खरीदारी नहीं रही, ये होम लोन की EMI जैसी है। अलग रास्ता दिखाता हूं। 2 से 3 साल पुरानी कम किलोमीटर वाली कार लो।
90% कार 70% दाम में मिल जाती है। पिछले मालिक ने डेप्रिसिएशन खा लिया तुम्हारे लिए। लेकिन ज्यादातर लोग ये मिस करते हैं कि परचेज प्राइस सिर्फ एक पार्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेट करो। इंश्योरेंस, अगर फाइनेंस कर रहे हो तो इंटरेस्ट, मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल का खर्च। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन जान लो कि भारत में ईवी 5 साल में पेट्रोल कारों से 30% ज्यादा डेप्रिशिएट होती हैं। इसका मतलब मत लो नहीं, बल्कि फैसले में ये फैक्टर करो। इस तरह सोचो, नई कार चलाओ और पेमेंट में स्ट्रगल करो, या थोड़ी पुरानी कार चलाओ और फर्क इन्वेस्ट करो। 20 साल में ये फर्क आराम से 50 लाख से करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बन सकता है। कार तुम्हें ए से बी ले जाती है, ये दौलत नहीं बनाती। डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए फाइनेंशियल फ्यूचर सैक्रिफाइस मत करो। 10वां नंबर, टाइम शेयर जेल। और हाँ, मैंने जेल इसीलिए कहा। वेकेशन ओनरशिप सेल्स प्रेजेंटेशन में अमेजिंग लगती है। खूबसूरत प्रॉपर्टी यूज करो, वेकेशन होम जैसा है, पूरी कीमत के बिना दूसरे ओनर्स से वीक्स एक्सचेंज कर सकते हो। फिर घर आते हो और असलियत सामने आती है। भारत में गोवा या हिल स्टेशंस पर टाइम शेयर की सालाना मेंटेनेंस फीस 50,000 से 1 लाख तक जाती है और हर साल बढ़ती है। तुम हमेशा के लिए पे कर रहे हो किसी चीज के लिए जो साल में एक बार यूज करते हो, वो भी अगर किस्मत अच्छी हो। बेचना चाहते हो, गुड लक, रीसेल मार्केट बर्बाद है। लोग मुफ्त में देने की कोशिश करते हैं, फिर भी खरीदार नहीं मिलता। विकल्प जो टाइम शेयर का सारा प्रॉमिस देता है बिना किसी सिर दर्द के, वो ये है, जब वेकेशन चाहो तब रेंट करो, एयरबीएनबी, वीआरबीओ या होटल पॉइंट्स प्रोग्राम यूज करो। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वैरायटी मिलती है और जीरो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। 10 साल बाद की जिंदगी सोचो, इंटरेस्ट बदलेंगे, हेल्थ बदल सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन शिफ्ट हो सकती है। जब टाइम शेयर ओन करते हो तो पे करने में लॉक हो, चाहे लाइफ में फिट हो या ना हो। टाइम शेयर इंडस्ट्री पैसा कमाती है उस सपने पर जो हाई प्रेशर सेल्स प्रेजेंटेशन में बेचते हैं। 90 मिनट की परसुएशन को दशकों की पेमेंट में मत फंसने दो। सपना रेंट करो, ऑब्लिगेशन मत खरीदो। 11वां नंबर, और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बुरा लगता है जब मैं इसकी बात करता हूं, होल लाइफ इंश्योरेंस ट्रैप। इंश्योरेंस एजेंट होल लाइफ को इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह पिच करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी और कैश वैल्यू भी बिल्ड हो रही है, एक तीर से 2 निशाने। लेकिन सच ये है कि भारत में होल लाइफ या एंडाउमेंट पॉलिसी की प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस से 10 से 15 गुना ज्यादा होती है सेम कवरेज के लिए। हम बात कर रहे हैं 15-20 हजार महीने होल लाइफ के लिए, बनाम 1.5 से 2,000 महीने टर्म के लिए मिलता जुलता कवरेज। वो फर्क मान लो 15,000 महीना पीपीएफ में, एनपीएस में या इंडेक्स फंड सिप में जाए 30 साल में। ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये असली दौलत बनाना है। फ्रेज याद रखो, टर्म खरीदो, फर्क इन्वेस्ट करो। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कवर करता है जब लोग तुम्हारी इनकम पर डिपेंड हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों बनने की कोशिश करती है और कोई भी ठीक से नहीं करती। अगर पहले से होल लाइफ पॉलिसी है तो घबराओ नहीं, किसी फी ओनली फाइनेंशियल प्लानर से बात करो जो इंश्योरेंस सेल पर कमीशन नहीं लेता, और रिव्यू करो कि रखना सही है या कन्वर्ट करना। लेकिन अगर पहली बार लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो टर्म लो, जो पैसे बचाओ, खुद इन्वेस्ट करो, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल और अपनी दौलत पर असली कंट्रोल मिलेगा। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए, दोनों अलग रखो। और फाइनली 12वां नंबर, लॉटरी और स्पोर्ट्स बेटिंग की आदत। भारत में ड्रीम 11, एमपीएल और तमाम फैंटेसी एप्स ने बेटिंग को नॉर्मलाइज कर दिया है। आईपीएल सीजन में लाखों लोग रोजाना 100-200 रुपए लगाते हैं और लॉटरी टिकट तो हर पान की दुकान पर मिल जाती है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा जो कभी कभार टिकट लेता है या फ्रेंडली बेट लगाता है, लेकिन जो मैं बार बार देखता हूं वो ये कि ये रिक्रिएशन से शुरू होता है और हैबिट बन जाता है। 50 यहां, 100 वहां, पता चलने से पहले साल के हजारों रुपए ऐसी चीज पर खर्च हो रहे हैं जिसका गारंटीड नेगेटिव रिटर्न है। अगर बिल्कुल ही खुजली मिटानी है तो नियम यह है, एक प्ले फंड बनाओ जो एंटरटेनमेंट बजट का 1-2% हो। खत्म हो गया तो खत्म, दूसरे पैसों में हाथ नहीं डालना। बेहतर यह है कि वो इंपल्स इन्वेस्टिंग एप्स में रीडायरेक्ट करो, नंबर ऊपर जाते देखने का वही डोपामाइन हिट मिलता है। बस इस बार ऑड्स तुम्हारे फेवर में हैं और दौलत बन रही है।
सरकारी बजट फंड नहीं हो रहा, सोचो बेटिंग पर जो खर्च कर रहे हो उससे क्या कर सकते हो। हफ्ते के 200 रुपए भी लगातार इन्वेस्ट करो तो 10 साल में सिग्निफिकेंट पैसा बनता है। उम्मीद मुफ्त है, लॉटरी टिकट नहीं। जब असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकते हो तो उम्मीद के लिए पैसे मत दो। ये जो मैं चाहता हूं तुम समझो, ये 12 जाल ऑब्वियस नहीं है। जब तुम इनमें हो तो गलती नहीं लगते, नॉर्मल लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे आसपास हर कोई वही चॉइसेस कर रहा है। लेकिन असली दौलत बनाने का मतलब है चीजें अलग तरीके से करना। नॉर्मल क्या है ये सवाल करना, और जो असल में काम करता है वो चुनना। तुम्हें 12 को एक साथ टैकल नहीं करना, एक चुनो, वहां से शुरू करो, अपनी सोच और व्यवहार में वो शिफ्ट करो, फिर अगले पर जाओ। हर जाल जिससे बचते हो वो दौलत है जो तुम रखते हो। हर स्मार्ट चॉइस टाइम के साथ कंपाउंड होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम असल में ऐसे ही आती है, एक बड़े लकी ब्रेक से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे फैसलों से जो जुड़ते जाते हैं। तो मेरा सवाल है, तुम पहले कौन सा जाल खत्म करोगे? नीचे कमेंट में नंबर लिखो और बताओ क्यों वो चुना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। और अगर ये वैल्यूएबल लगा तो प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। मैं हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लाता हूं जो तुम्हें दौलत बनाने में मदद करे, बिना टिपिकल फाइनेंशियल गुरु के बकवास के। आज से तुम क्या अलग करोगे, यही सवाल मायने रखता है। चलो साथ मिलकर तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाते हैं। और हाँ, अपने उस दोस्त को ये वीडियो भेजो जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। प्रो बफेट HQ पर मिलते हैं अगली वीडियो में।